हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चलिए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बिना समय गवाए हुए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट a force is said to be conservative if the work done by the force or against a force in moving a body depends only upon the initial and final positions of the body and is independent of the path followed between the initial and final positions। मतलब कि कोई भी बल संरक्षी बल तब कहलाता है जबकि फोर्स के द्वारा किया गया कार्य या फोर्स के विरुद्ध किया गया कार्य जो कि बॉडी को मूव करने के लिए लगाया जाता है वो डिपेंड करता है केवल इनिशियल मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। इस बात पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता कि कार्य करने के लिए जो विस्थापन हुआ है वो किस पथ से हुआ है, किस पाथ से हुआ है। ओके, डिफिनेशन फॉर्म में हम कह सकते हैं कि संरक्षी बल वह बल होता है जबकि उस बल के द्वारा अथवा बल के विरुद्ध किसी भी वस्तु को विस्थापित करने या चलाने में किया गया कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, उस पथ पर नहीं जिसके द्वारा वस्तु को प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम समझते हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। मतलब कि जब कभी भी एक संरक्षी बल के द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है या संरक्षी बल पर वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो एक कंप्लीट चक्कर में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। आइए समझ लेते हैं इस बात को कि मान लिया कि एक वस्तु बिंदु ए पर था, पहले ही इसको बिंदु बी तक पहुंचाना है। तो इसको बी तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट पाथ्स मतलब रास्ते हो सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि इधर से इधर होता हुआ बी तक पहुंचा जा सकता है, यहाँ से यहाँ दूसरे रास्ते से पहुंचा जा सकता है, तीसरे रास्ते से भी, चौथे से भी और पांचवें से भी। तो देयर आर मैनी पाथ्स कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड बी। तो अगर बल संरक्षी होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि वर्क डन किसी भी रास्ते से किया गया हो, वस्तु किसी भी रास्ते से ले जाई गई हो, फाइनली जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। 1 2 3 4 किसी भी पाथ से ले जाया गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि WAB1 मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य पहले पाथ के द्वारा, WAB2 दूसरे पाथ के द्वारा, WAB3 तीसरे पाथ के द्वारा एंड सो ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ पाथ के द्वारा। तो ये सारे वर्क डन जो होंगे वो इक्वल होंगे फॉर दी कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी ए से बी कहीं से भी जाएं सारे वर्क बराबर होंगे। चलिए हम एक साइकिल की बात करते हैं कि मान लिया कि एक पार्टिकल ए बिंदु पर है, दूसरा पार्टिकल बी बिंदु पर है। हम इधर से किसी पाथ 1 से गए, अब वापस में बी से ए तक दूसरे पाथ से जाना है सेकंड पार्ट से। तो WAB1 ठीक है, कुछ भी हो कार्य यहाँ से यहाँ जब कंजर्वेटिव फोर्स है यानी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, क्या डिफिनेशन है इसकी? इसकी डिफिनेशन है कि जो भी फोर्स होगा उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो किसी भी पथ से गया हो लेकिन वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये पाथ भले ही कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, ये पाथ भले ही कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, लेकिन क्या होगा, चूँकि डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है तो WAB1 इज इक्वल टू क्या होगा, -WBA2 के होगा। ठीक है, अगर आप इधर लेकर आइए तो WAB1 प्लस WBA2 इक्वल टू हो गया 0। अब आप जानते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन इधर ना होके BA का मतलब क्या है, 2 है ये। ठीक है, ये इधर से इधर आया प्लस हो गया। अगर हम चाहें तो इसी को जस्ट अपोजिट लिखना है तो हम लिख सकते हैं WAB1 माइनस WAB2 दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज सिंस
डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए के होगा, जस्ट पार्ट अपोजिट होने की वजह से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक कंप्लीट साइकिल की हम बात करते हैं तो उस केस में वर्क डन 0 होता है। तो इसीलिए कहा गया कि संरक्षित बल के लिए जो किया गया नेट कार्य होगा या संरक्षित बल के द्वारा किया गया नेट कार्य 0 होता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हर पॉइंट पर सेम होता है, तो चलिए इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से भी एग्जांपल नंबर 2 ले लें। वो पहला जो था हमारा एग्जांपल नंबर 1 था। ठीक है, फर्स्ट इज द एग्जांपल नंबर 1, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 है। ओके, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दैट, कि एक बॉडी है, अर्थ पर रखी है, इसको अर्थ के अगेंस्ट h हाइट पर डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर m मास की बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स या उसका वेट जो है वो mg नीचे की तरफ काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। इस वजह से विस्थापन अपोजिट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इन दिस केस वर्क क्या होगा, इन फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है आपकी, फर्स्ट पोजीशन में आपका वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा, फोर्स आपका कितना होगा, mg के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका h, आ गया w इक्वल टू mgh। ओके, अब हम सेकंड केस की बात करना चाहते हैं। तो हमारे सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु को h हाइट तक ऊपर चढ़ाना है, तो इसके कई सारे वेज हो सकते हैं। तो सेकंड वे आपका है कि हम मान लेते हैं कोई स्लाइडिंग प्लेन है तिरछा, इसके थ्रू हमें बॉडी को h हाइट ऊपर तक पहुंचाना है। बॉडी यहाँ रखी है, बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है। मान लिया कि ये हमारा इस केस में AB पॉइंट था, हम यहाँ पे दूसरा नाम दे देते हैं कि ये हमारा CD पॉइंट है। ओके, अगर ये एंगल थीटा है, किसी समय बॉडी आपका यहाँ से यहाँ पहुँचता है, आप जानते हैं कि इसका वेट mg यहाँ भी नीचे की तरफ होगा, इसका वेट mg यहाँ भी नीचे की तरफ ही होगा। तो ये थीटा है, तो आप जानते हैं ये 90 माइनस थीटा होगा। और अगर हम इससे इस पर परपेंडिकुलर लंब डालें, इस तल की प्रतिक्रिया r परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि किसी भी तल पर अगर कोई भी वस्तु रखी है तो उस वस्तु के ऊपर तल के अभिलंबवत यानी 90 डिग्री पर एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ काम करता है। तो रिएक्शन फोर्स आपका R जो है क्या है, रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल है, रिएक्शन फोर्स। तो इधर हमने इसको पीछे बढ़ाया R को, इससे इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये थीटा है, तो आपका ये भी थीटा होगा और ये कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा। इसी क्रम में अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये बल आपका mg का जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा नीचे की डायरेक्शन स्लोप के पैरेलल नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब बॉडी को क्या करना है, बॉडी को हमें बिंदु D तक पहुँचाना है। इसका मतलब बॉडी को mg sin थीटा फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके द्वारा बिंदु C से D तक जाने में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये थीटा है, ये h है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दिया रहता है तो ये वाला पार्ट साइन थीटा के फॉर्म में आता है। जैसे अगर ये h होता तो ये h साइन थीटा होता, ये h है तो क्या हो जाएगा, ये वाला CD हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा। ओके, तो इस केस में हम मान लेते हैं W कितना होगा। तो इस केस का जो W है हम निकालते हैं। सेकंड केस में W फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स जिसके द्वारा वस्तु कितना फोर्स हमें वस्तु को ऊपर ले जाना चाहिए, यानी mg sin थीटा के अगेंस्ट एक फोर्स चाहिए जो कि वस्तु को ऊपर खींच सके। ओके, तो mg sin थीटा ही उस फोर्स के बराबर होगा जो वस्तु को ऊपर खींचने में सहयोग प्रदान करेगा। तो F इक्वल टू हो गया mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट आपका है h अपॉन साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक, C से लेके D तक जाने में।
ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन सी डी, देन सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से ये आ गया, साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया एम जी एच। अब आप देखिए, ये पाथ दूसरा था, ये पाथ दूसरा था, लेकिन वर्क डन सेम आया। ओके, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होने का पुष्टि कर रहा है कि पाथ डिफरेंट जरूर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर तक पहुंचाने में किया गया कार्य, मतलब एच हाइट तक डिस्प्लेस करने में किया गया कार्य जो होगा वो वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लिया कि हमें स्लोप से नहीं सीढ़ियों से पहुंचाना है, सबसे नीचे कोई वस्तु है और सीढ़ी से पहुंचाना है। तो कंसीडर करते हैं द थर्ड केस इज, लेट अस सपोज दैट ये एच हाइट है। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक इक्वली सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तब क्या होगा, मान लेते हैं कि हर स्टेप की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है। ठीक, ये टोटल हाइट h है। मान लिया कि ये h डैश है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य हुआ, इसी तरीके से इसमें हर सीढ़ी के ऊपर जाने में कितना कार्य होता है। अगर हम सब का सम ले लें तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे इधर की तरफ, इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, जैसा कि इस केस में h, और वस्तु को हम सीढ़ी के हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे सरकाएंगे, फोर्स इधर लगेगा, दोनों 90 डिग्री पर होगा, तो किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा। यानी हॉरिजॉन्टल केस में, हर केस में सीढ़ी पर किया गया कार्य 0 होगा। हमें केवल कंसीडर करना है वर्टिकल केस के लिए। तो शुरू करते हैं, W इक्वल टू एफ इंटू एस। अब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम केवल इसकी बात करें तो mg h डैश। ओके, क्योंकि mg हो गया आपका फोर्स, वस्तु अगर यहाँ पे रखी है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो इसका मास mg नीचे की, वेट mg नीचे काम करेगा, तो h डैश हाइट उठाएंगे, तो f हो गया फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h डैश। ठीक, ये किसके लिए है, खाली एक सीढ़ी के लिए है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सीरीज होंगी, ठीक है, और सारे h डैश को हम ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल एन एच डैश इज इक्वल टू एच के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं mg h। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड केस में भी हमारा W mg h के बराबर ही आता है। ओके, और अगर जिगजैग पाथ है, ठीक है, मान लिया कि जो हमारा स्लोप है, ये हम फोर्थ केस की बात कर रहे हैं, हमारा स्लोप ये हाइट h ही है, पाथ हमारा जिगजैग है ऐसे जाता हुआ, तो अकॉर्डिंगली स्लोप कुछ भी हो, टोटल हाइट हमारी h है, तो जो भी वर्टिकल टेढ़ा रहेगा उसके कंपोनेंट यूज होंगे। ठीक, W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस। तो F हमारा तो mg ही रहेगा, कहीं पे भी बॉडी हमारी रहे, यहाँ रहे, हर जगह mg काम करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड। जितना भी एंगल बनेगा उसके हिसाब से हम कंपोनेंट लेंगे, जस्ट लाइक सेकंड केस। और हमारा जो फोर्स है वो mg काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा h ही आएगा। तो इस केस में भी हमारा नेट वर्क डन W ही आया, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हमारा जो mg है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किसी भी पाथ से वस्तु को डिस्प्लेस किया गया, उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक वर्क सेम आएगा। ओके, तो बार बार आप समझ लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य केवल उसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है और उसके द्वारा अपनाए गए पथ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था ग्रेविटी का, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स mg लग रहा है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके,
तो वी कैन राइट दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कंजर्वेटिव होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स अगर आप समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सेकंड एग्जांपल आपका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हो गया आपका ये। दूसरा है कि सेंट्रल फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव होता है। तो सेंट्रल फोर्स जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था वो भी एक तरह से सेंट्रल फोर्स ही है। तो सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम एक्सप्लेन करें तो क्या कह सकते हैं कि अ फोर्स एक्टिंग अपॉन अ पार्टिकल्स इज सेंट्रल फोर्स इफ इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पार्टिकल। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, हमने बताया आपको कि ऑलवेज डायरेक्टेड यानी हमेशा जिस बिंदु पर लग रहा है उसकी ओर या उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसके फोर्स काम करता है। इसका डायरेक्शन हमेशा बिंदु के तरफ या बिंदु के अपोजिट तरफ होता है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है केवल डिपेंड किस पे करता है, ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। जिस पॉइंट से हमें सेंट्रल फोर्स मेजर करना है उससे उस पॉइंट के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस एंड ऑल दीज फोर्सेस आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए अब बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। ओके, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है कि जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट किसी भी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य तय किए गए पथ पर टोटली डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के बल को हम असंरक्षी या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो घर्षण बल, प्रेरण बल, ये सारे बल होते हैं। जैसे घर्षण बल के बदले हम ये समझ सकते हैं कि बिंदु ए से किसी बॉडी को बिंदु बी तक पहुंचाना है, ठीक, और ये रास्ता जो है वो खुरदरा है। तो क्या होगा कि जब भी गति इधर से इधर की तरफ होगी तो घर्षण बल इसके अगेंस्ट एफ अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इसकी वजह से जो किया गया कार्य होगा वो कुछ ना कुछ किया गया कार्य होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ बॉडी खिसकाते हैं तो कुछ कार्य होगा, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कुछ कार्य होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वर्क डन इज ग्रेटर एंड ग्रेटर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो किया गया कार्य है ए से बी तक ले जाने में वो भी बढ़ेगा। ठीक, अब जैसे हमने कहा था कि संरक्षी बल होता है, तो संरक्षी बल में एक कंप्लीट साइकिल में किया गया नेट कार्य 0 होता है। इसके अपोजिट अगर बल असंरक्षी है तो किया गया नेट कार्य 0 नहीं होता है। आप इसको समझ सकते हैं कि अगर बी से वापस ए तक बॉडी को लाया जाता है तब क्या होगा, तब अपोजिट होने की वजह से फिर से भले ही ये तो हो गया आपका कंडीशन जबकि गति आपकी इधर से इधर हो रही है। अब इसी बॉडी को बिंदु बी पर बॉडी है, बिंदु ए तक लेके आना है, किधर, गति इधर से इधर हो रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमने बताया कि ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तो अब फिर से कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो किया गया कार्य जो है जरूरी नहीं है कि पहले के समान ही हो, जो कि ए से बी तक ले जाने में किया गया था उतना ही हो। फ्रिक्शन जाते समय आते समय डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन सेम भी है लेकिन बल जो है डिफरेंट हो जाएगा, बल संरक्षित नहीं है इस केस में। इस वजह से ये जो घर्षण बल है ये असंरक्षित बल का एक एग्जाम्पल है। इंडक्शन फोर्स या प्रेरित बल, जैसे कोई बीटाट्रॉन नामक एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जब इसको ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट राउंड लेता है और जब वापस आता है अपने इनिशियल पोजीशन पर तो उसके पास जितनी प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी होती है बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि जो बल था, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा जितना ज़्यादा वर्क डन होगा, वर्क डन ही जो होता है अल्टीमेटली जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
तो वापसी में उसका वर्क डन बढ़ गया, किया गया कार्य बढ़ गया, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रेरित बल है वो भी असंरक्षित बल होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट आर द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।